Hello guys, welcome to my channel Science Classes by Malik. Today I am starting the NCERT questions of magnetic effect of electric current. So we start with question number 1. Why does a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet? तो जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है वो जब उसको हम बार मैग्नेट के पास लाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं तो जो कंपास निडल है वो भी एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है। छोटी सी बार मैग्नेट का मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जब उसे अनदर बार मैग्नेट के पास लाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी से नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो क्या होगा, जब जो हमारी कंपास निडल है उसका नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ जाएगा तो रिपल्शन होगा, साउथ साउथ के साथ आएगा तो रिपल्शन होगा, तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटिक निडल जो हमारी कंपास निडल है डिफ्लेक्ट होती है, सिंपल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होती है जिसमें रेड कलर से दिखाया गया है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अब जो हमारी मैग्नेट होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, जब आउटसाइड ट्रेवल करती है तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। जैसे आप अपवर्ड और डाउनवर्ड दे सकते हो, वो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। ठीक है। और उनके बीच में गैप क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जब वो इनवर्ड मूव करती हैं तो वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। ठीक है ना। और एक जो बीच से जा रही है लाइन वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, डेट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन 3, प्रॉपर्टी बतानी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और ये पास पास होती हैं पोल्स के। ठीक है ना। और जैसे ही ये पोल से दूर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये दूर दूर हो जाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइन होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता उनका और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास निडल दो डायरेक्शन शो करता, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब एक हमारा सर्कुलर रूप है जो एक प्लेन में रखा गया है टेबल के, और करंट पास जो होता है उस लूप में हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो मैं इसको आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, वैसे एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, करंट कैरिंग लूप पे तो कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि एक टेबल पे क्या है, हमने एक कंसेंट्रिक सर्कल टाइप वायर लग दी। ठीक है ना। तो उसमें जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है वो स्ट्रेट वायर टाइप होती है। तो जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो लार्जर होते रहते हैं जैसे ही हम वायर से दूर जाते हैं। और जैसे ही हम सेंटर पर पहुंचते हैं सर्कुलर लूप के, तो वो जो आर्क है बिग सर्कल की वो स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होती है। तो वैसे तो उसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं और स्ट्रेट जैसे ही हम उसके सेंटर में जाते हैं उस कॉइल के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जाती है, जैसे बार मैग्नेट में होता है। जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है ना, इनसाइड द मैग्नेट, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ जब इनसाइड द मैग्नेट फ्लो करती हैं तो जो बीच में से लाइन होती है वो सीधी जाती है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारा फिफ्थ डायग्राम में होता है सर्कुलर लूप वाले में। मैं एक मिनट डायग्राम दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। इसमें क्या होती हैं, ये एक सर्कुलर लूप है, एक टेबल पे रखी हुई है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है हमारी, सर्कुलर होती हैं। लेकिन अगर जो लाइन बिल्कुल इसके मिडल से जाएगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी, जो कि इसमें वैसे दिखाया नहीं गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म होती हैं, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी रीजन में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर दें और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ। जैसे हमने साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रखी है, सारी लाइन पैरेलल है और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। तो एग्जाम्पल दे रखा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एग्जिस्ट करता है किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल सा एक कॉइल टाइप होती है, जैसे स्प्रिंग टाइप मान सकते हैं। उसमें से अगर करंट फ्लो करा दें तो वो बार मैग्नेट की तरफ फ्लो करता है। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, उसे हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट के क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था
उसके अंदर जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। इससे पहले वाले डायग्राम में भी पढ़ा था। यूनिफॉर्म का मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कांस्टेंट, तो सेम होती है हर पॉइंट पर। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे प्रोटॉन की, वो चेंज होती है जब वो फ्रीली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब भी हमारा प्रोटॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सर्कुलर पाथ ऑक्यूपाई करता है, और सर्कुलर पाथ में जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी हैं वो वेलोसिटी और मोमेंटम है, जो कि हमारी चेंज होती हैं। तो इसके सी और डी आंसर है दोनों। अब एक क्वेश्चन 9 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक हमारी रॉड है ए बी, वैसे इसमें थोड़ा सा अधूरा दे रखा है कि क्या होगा रॉड ए बी में जब करंट ए बी में इंक्रीज़ होगा। स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे और लेंथ जो है रॉड ए बी की इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत दे रखा है, तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ आंसर। तो ये हमें बोल रहा है एक्टिविटी 13.7 में कोई होगी एक्टिविटी कि जो एक रॉड है ए बी, स्ट्रेट रॉड होगी, उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा हो उस रॉड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस्तेमाल हो, हॉर्स शू मैग्नेट का, और लेंथ इंक्रीज़ हो रही हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली एक तरह से फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फोर्स पर डिपेंड करता है। तो फोर्स जो है हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक एंगल पर भी डिपेंड करता है, साइन थीटा पर। जो हमारा फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के भी। ठीक है, और जो करंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेन तीनों पार्ट जो हमें दे रखे हैं, एक में करंट दे रखा है, एक में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और एक में हमारा लेंथ दे रखी है, तो तीनों पर ही डिपेंड करता है और तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब करंट ए बी में इंक्रीज़ होगा तो फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टर में फोर्स बढ़ेगा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, हमारी रॉड की इंक्रीज़ होगी। और जब स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो डिस्प्लेसमेंट रॉड का इंक्रीज़ होगा। और जब लेंथ रॉड ए बी की इंक्रीज़ होगी, लेंथ इंक्रीज़ होगी, तो लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमारी रॉड की वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट करता है और वो डिफ्लेक्ट होता है नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, जिसमें थंब, उसके बगल वाली जो फिंगर होती है फोर फिंगर, और मिडल फिंगर, ये जो हमारे फोर फिंगर है और ये मिडल फिंगर है ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर फोर फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो थंब है वो इंडिकेट करेगा किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके जो हमारी डायरेक्शन होगी वो ईस्ट की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच करो थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को लेफ्ट हैंड की इस तरह से कि जो हमारी फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और फोर फिंगर जो है पॉइंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर का मतलब मिडल फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर ऐसा है तो जो थंब है हमारा वो पॉइंट करेगा, विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ही काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है आउटपुट में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब, क्योंकि मोटर का काम है घूमना किस, और स्टार्टिंग में हमें जो इनपुट देना पड़ता है वो देना पड़ता है हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैकेनिकल इफेक्ट पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक करंट के। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही वर्क करता है इस पर। तो एक कंडक्टर जो कैरी करता है करंट, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें फोर्स लगता है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है कि अगर जो हमारा फोर फिंगर है वो इंडिकेट करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारा मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करे किसकी डायरेक्शन को, हमारे करंट की डायरेक्शन को, तो डेफिनेटली जो हमारा थंब है वो किसकी इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो अगर किसी भी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, मतलब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा फोर्स जनरेट होता है। यही वही फोर्स होता है जो कॉइल होती है उसे रोटेट करा देता है, और
जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका आउटपुट क्या होता है, रोटेशन ही चाहिए होता है हमें, क्योंकि मोटर का काम है एक तरह से घूमना। तो मोटर में क्या होता है, जब करंट पास करते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर से और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो फोर्स जनरेटर और उस फोर्स की वजह से कॉइल जो है हमारी रोटेट कर जाती है। बस आपको पता होना चाहिए आउटपुट क्या देना है और इनपुट क्या देना है, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग का रोल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की हम वर्किंग पढ़ते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं, उसमें स्प्लिट रिंग्स लगी रहती हैं। तो स्प्लिट रिंग्स का रोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग है वो कम्यूटेटर की तरह काम करती है। तो कम्यूटेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, उसे कम्यूटेटर बोलते हैं। रिवर्स हो जाना करंट का, वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है दो आर्म्स में, ए बी और सी डी में, क्योंकि पहले ए बी में डाउनवर्ड फोर्स लगता है और सी डी में अपवर्ड फोर्स लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब उनमें क्या होता है, उनकी जब वो हाफ रोटेशन हो जाती है तो सी डी इधर आ जाता है, ए बी उधर चला जाता है। तो अब जो सी डी में फोर्स है अब डाउनवर्ड लगेगा, ए बी में अपवर्ड लगेगा। तो इस तरह क्या होती है, हमारी एक ही डायरेक्शन में जो मोटर है घूमती रहती है। तो बस स्प्लिट रिंग का क्या रोल है, फ्लो ऑफ करंट की, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ करंट है, जो दिशा है करंट के बहने की, उसको क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। अलग अलग तरीके बताने करंट को इंड्यूस करना कॉइल में, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी वायर है उसमें से हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मतलब वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। उसके आसपास अगर किसी चीज़ को रखो आयरन को, तो वो अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह से ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा जो फैराडे ने दिया। उसने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उसने करंट को जनरेट करा। तो आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट भी जनरेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट जनरेट करने को ही, उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बस हमारा इंड्यूस करंट किस तरह से जनरेट होता है, हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत होती है, एक कॉइल की ज़रूरत होती है और एक मैग्नेट की ज़रूरत होती है। या तो आप कॉइल को मूव करा लीजिए या फिर मैग्नेट को मूव करा लीजिए, दोनों में से एक मोशन में होना चाहिए, ठीक है ना। और तो एक बार पहले मैं रीड करके बताता हूँ। करंट को इंड्यूस कर सकते हैं हम कॉइल में आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो उस कॉइल को, कॉइल का मतलब आप स्प्रिंग समझ सकते हैं, या तो आप उस कॉइल को मूव करा दो मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जनरेट करा दो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट जो है जनरेट होगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल जो है राइट एंगल पर होगी मैग्नेटिक फील्ड में। और द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अदर कंडक्टर। तो अगर हम एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे कंडक्टर में हमारा क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, उसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या करते हैं, कोई भी कॉइल है उसके आसपास हम मैग्नेट को मूव कराते हैं और उस कॉइल में क्या होता है, हमारा करंट जनरेट हो जाता है। या फिर ऐसा करते हैं, दो कॉइल रखते हैं पास में, एक कॉइल में से हम करंट पास कराते हैं और उसमें से करंट पास होगा तो उसके अराउंड ओस्टेड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बराबर वाली कॉइल में क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सा प्रिंसिपल है, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करता है, ठीक है। कि इंड्यूस करंट का जनरेट होना कॉइल में, जब उसके आसपास किसको क्या जनरेट करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को जनरेट करना। उसी प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर काम करता है। जनरेटर को हम डायनेमो भी बोलते हैं, और एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होता है, सिंपल सा हम पहले मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मतलब जैसे उसमें एक हत्था टाइप होता है, उसे घुमाते हैं और जो हमें आउटपुट है उसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि जनरेटर को हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ही काम आता है। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, हम उस कंडक्टर को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है आपने बस रोटेट करा दिया और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है ना। जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स लगी रहती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। 3 रूल हैं इस पूरे हमारे चैप्टर में, एक है हमारा राइट हैंड थंब रूल, और एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सॉरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। एक एसी जनरेटर है, वो जनरेट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है।
ठीक है ना। पहले अगर हमारी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की तो अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव होती है। तो उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। और डीसी जनरेटर क्या है, जिसमें करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन के अंदर। अब हमें कुछ सोर्स बताने हैं डायरेक्ट करंट के, जिससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। तो जो सोर्स है डायरेक्ट करंट का वो है स्प्लिटरिंग टाइप कम्यूटेटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर में लगा रहता था, ठीक है ना। और ये हमारा डीसी जनरेटर में भी लगा रहता है। जनरेटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो जो सोर्स है डायरेक्ट करंट का स्प्लिटरिंग टाइप कम्यूटेटर होता है। एक ब्रश होता है जो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है, जो आर्म मूव करती है अप फील्ड के अंदर, और अदर जो एंड है ब्रश का वो उसके साथ कांटेक्ट में रहता है जो आर्म मूव करती है डाउन। इस तरह से हमें क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल करंट मिलता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। कौन सा सोर्स है जो प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जो सोर्स जो प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट परमानेंट मैग्नेट में, उसे बोलते हैं हम फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस। तो ये जो सारी चीज़ हैं ये जनरेट करती है हमारी ऑल्टरनेट करंट। फील्ड मैग्नेट हो गई, आर्मेचर हो गया, स्लिप रिंग हो गई और हमारा कार्बन ब्रशेस हो गए। हर हाफ रोटेशन के बाद जो पोलैरिटी है करंट की, ठीक है ना, वो रेस्पेक्टिव आर्म्स में चेंज हो जाती है। और सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाए, उसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इसमें बस सोर्सेज दे रखे हैं जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है हर, इसका आंसर है हाफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बी लिखा हुआ है 1 रिवॉल्यूशन, ये गलत है। दो सेफ्टी मेजर बताने हैं जो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लाइंस में। तो जो यूज़ है फ्यूज़ का, वो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को और अप्लाइंसेस को फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज। सबके घरों में फ्यूज़ लगे रहते हैं जब एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो वो एक फ्यूज़ वायर क्या होती है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है, वो आसानी से जैसी हाई करंट फ्लो होता है वो पिघल जाती है हीट होकर। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H=I²RT, कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वायर हीट हो जाएगी और वो आसानी से क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। और फ्यूज़ वायर वैसे भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है। एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट का, पावर रेटिंग जो है वो 220 वोल्ट पे अप्लाई हो रहा है और करंट रेटिंग है 5 एम्पेयर। तो क्या रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हमें गिवन है वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है 5 एम्पेयर। तो पावर जब निकालेंगे VI तो पावर आएगी 1100 वाट। 1100 वाट का मतलब 1.1 किलोवाट। तो जो हमारे घर में पावर आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग 1.1 किलोवाट आ रही है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है इसकी पावर 2 किलोवाट है। तो 1.1 किलोवाट इनपुट है, तो उससे हम नहीं चला सकते ओवन को, ठीक है ना। तो ओवन को हम क्या है, नहीं जनरेट मतलब नहीं ऑन कर सकते, क्योंकि जो ओवन है इलेक्ट्रिक ओवन उसकी हाई पावर है इलेक्ट्रिक सर्किट के मुकाबले। क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि अगर हम ओवरलोडिंग से बचा सके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो फ्यूज़ है एक सेफ्टी डिवाइस है जो अवॉइड करता है ओवरलोडिंग को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। और ना ही हमें बहुत सारे अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट में कनेक्ट करने चाहिए अगर हमें ओवरलोडिंग से बचना है। तो कौन से करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल होती है वायर के सेंटर में। ये राइट हैंड थंब रूल बताता है हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या है, तो ये है सी वाला आंसर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होता है किसी भी कॉइल के अंदर। कॉइल मतलब एक तरह से स्प्रिंग टाइप के अंदर अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, आइदर अ मैग्नेट और मूव और अ कॉइल मूव, दोनों में से एक चीज़ मूव करनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज़ रेस्ट में है तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो जनरेट नहीं होगा। जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारा जनरेटर होता है, क्योंकि जनरेटर में आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। एसेंशियल डिफरेंस जो है हमारा AC जनरेटर और DC जनरेटर के बीच में क्या है, इसका आंसर है डी। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं और DC जनरेटर में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट कट सर्किट्स के समय जो करंट होता है सर्किट में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हैवीली, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। अब हमें बताने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ए वाला जो है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये फॉल्स है क्योंकि ये जनरेटर का काम है, उसमें हम हत्था घुमाते हैं और हमें आउटपुट में मिलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये फॉल्स हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ट्रू। जो फील्ड होता है सेंटर में लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रू। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, एक वायर जिसमें ग्रीन इंसुलेशन होती है वो लिव वायर होती है, तो ये ट्रू है। मतलब ये हमारा वैसे फॉल्स है क्योंकि जो लिव वायर हमारी मेरे अकॉर्डिंग रेड कलर में होती है।
3 सोर्सेज बताने हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमने स्टार्टिंग में ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि कोई भी अगर वायर है उसमें से करंट फ्लो करा दो स्ट्रेट वायर में से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दूसरा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब एक स्प्रिंग टाइप है, उसको अगर हम करंट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो क्या होता है, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, जैसे हमने एक टेबल पे सर्कुलर लूप लगा था, उसमें क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कंसेंट्रिक सर्कल टाइप जनरेट हो जाती हैं एक एंड पर, मतलब दोनों एंड पर, और जो सेंटर में है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। किस तरह सोलेनॉइड बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, तो ये स्प्रिंग टाइप है हमारी, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, और की लगा दी, क्लोज कर दी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये जो सोलेनॉइड है बिहेव करता है किसकी, ये बिहेव करने लग जाता है एक बार मैग्नेट की तरह। एक एंड हो जाता है इसका साउथ पोल, दूसरा एंड हो जाता है नॉर्थ पोल, और इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो होने लग जाती हैं। नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती हैं इनसाइड द मैग्नेट, और एक जो बीच से जारी होती है साउथ टू नॉर्थ वो बिल्कुल स्ट्रेट जारी होती है। क्या फोर्स एक्सपीरियंस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और फोर्स कब लार्जेस्ट होता है, तो जो फोर्स है हमारा वो होता है हमारा BIL साइन थीटा, मतलब वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है, और साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है एक तरह से, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है। इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, तभी जाके फोर्स क्या होगा हमारा लार्जेस्ट होगा। अब इमेजिन करो कि तुम बैठे हुए एक चैम्बर में विद योर बैक टू वन वॉल, ठीक है, तुम दीवार के सहारे बैठे हुए हो, मतलब तुम्हारी जो कमर है वो दीवार पर लग रही है, जैसे चेयर पे बैठे हुए ऐसे मान सकते हो। एक इलेक्ट्रिक बीम आ रही है हॉरिजॉन्टली उस बैक मतलब उस दीवार की तरफ से ही सामने वाली वॉल की तरफ जा रही है, और डिफ्लेक्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तुम्हारे राइट साइड में, और तुम्हारे राइट साइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वेस्ट होगी। ये हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब एक लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक मोटर का, उसका प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बताना है, और फंक्शन बताना है स्प्लिट रिंग का इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ये मैं नोट्स में बता चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। बस मैं आपको थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ। कोई भी वायर है, मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो येलो कलर से दिख रही है, इसको कनेक्ट कर रखा है हमने एक्सल से, और एक्सल को हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, क्योंकि हमें मोटर में क्या होता है, हमें इनपुट में देना होता है इलेक्ट्रिसिटी, और आउटपुट में चाहिए कि हमें वो हमारी जो हमारी कॉइल है वो घूम जाए, आउटपुट में हमें रोटेशन चाहिए। तो इनपुट में हम क्या करते हैं, हम उसे करंट से कनेक्ट कर देते हैं और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने क्या करा, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें से करंट पास कराया और उसे मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट रख दिया, तो क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एक फोर्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स ही जो होगा उस कॉइल को घुमा देगा, और वो कॉइल क्या होगी, कंटिन्यूसली घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी लेवल डायग्राम है। प्रिंसिपल वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा देंगे, वर्किंग में बता चुका हूँ। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग आप पढ़ लेना, वो भी नोट्स में था सब। अब कुछ डिवाइस बताने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है पंखों के अंदर, फ्रिज के अंदर, मिक्सर के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, MP3 प्लेयर के अंदर। 3rd क्लास का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप। एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वो कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से। तो कोई भी एक कॉइल है, कॉइल का मतलब स्प्रिंग टाइप, इंसुलेटेड कॉपर वायर की है, कॉपर वायर की है, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, वही प्लास्टिक टाइप, वो कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना बस। तो क्या होगा अगर बार मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल के अंदर, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। तो बस क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए क्या होता है, या तो कॉइल मूव कर रही हो या फिर मैग्नेट मूव कर रही है। तो इस केस में हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, एक बार कॉइल के अंदर, एक बार कॉइल के बाहर, और तीसरे केस में उस मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहे हैं। तो जब मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर ले जाएंगे तो इसका मतलब उसके अंदर कॉइल के पास पहुंच रही है वो मैग्नेट, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर बढ़ेंगी, क्योंकि मैग्नेट में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट।
और जब उस मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर बढ़ेंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमारा करंट जो है वो इंक्रीज होगा। और जब उसको इनसाइड मतलब विड्रॉ करेंगे, इनसाइड द कॉइल मतलब बाहर की तरफ ले जाएंगे कॉइल से, तो जब कॉइल से बाहर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पास होना किसी भी एरिया से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, कम होंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी तो करंट भी हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जब स्टेशनरी रखेंगे कॉइल के अंदर तो कोई भी इंड्यूस करंट हमारा जनरेट नहीं होगा। तो पहले वाले केस में इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा, दूसरे वाले केस में इंड्यूस करंट कम होगा, तीसरे वाले केस में इंड्यूस करंट जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो मैग्नेट मूव कर रही ना ही कॉइल मूव कर रही। हमारा क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच का, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ मूव जरूर करनी चाहिए। अब दो सर्कुलर कॉइलें ए और बी जो रखी गई हैं एक दूसरे के पास, अगर करंट कॉइल ए में चेंज होगा, क्या करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल बी में, तो है येस, क्योंकि जब करंट हम ए से पास करा रहे हैं, तो जब ए में से करंट पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि हम ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं कि जब एक वायर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो दूसरे वाले में क्या जनरेट करेगा, वो करंट जनरेट कर देगा। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो बस यही है कि जब करंट जो है कॉइल ए में चेंज होगा तो कुछ करंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल बी में भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट चेंज हो रहा है कॉइल के अराउंड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है। रूल बताना है जो डायरेक्शन बताए, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैराइन, ये हमारा बताता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कोई भी वायर है स्ट्रेट वायर, उसमें से करंट फ्लो होता है तो हमारा थंब दिखाता है करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है वो जो कंसेंट्रिक सर्कल में वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक होती है। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और जो करंट इंड्यूस्ड होता है कॉइल में, ठीक है, ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो करंट इंड्यूस्ड होता है ये किसके ऊपर बेस्ड है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये वर्क करता है राइट हैंड थंब रूल पर, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। अब एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल और वर्किंग इलेक्ट्रिक जनरेटर की डायग्राम के अकॉर्डिंग, और उसमें ब्रशेस का क्या फंक्शन है। अब एसी जनरेटर होता है और एक होता है डीसी जनरेटर, दो तरह के जनरेटर होते हैं। जनरेटर को हम डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जनरेटर में हमें आउटपुट चाहिए होता है क्या, करंट, और इनपुट में हम क्या देते हैं, हम उसको रोटेट कराते हैं कॉइल को, और किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब हम कॉइल रोटेट करते हैं मतलब जनरेटर के हत्थे को रोटेट करते हैं तो उस जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स भी लगी रहती हैं। तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, उस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो बस सिंपल से इसमें क्या क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी कॉइल है अगर उसे हम रोटेट करा दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें करंट जनरेट होता है, उस करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो ये ही एग्जैक्टली हम जनरेटर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डायग्राम बताना है ब्रशेस के फंक्शन। तो इसका सिंपल सा डायग्राम है, हमने क्या करा है, एक कॉइल ली है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, उसको हमने स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया है कॉइल को, और उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या करा है, उस स्लिप रिंग्स मतलब उस जो एक्सल टाइप है उसे घुमा दिया है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। तो इस कॉइल के अंदर क्या है, जब हम इस एक्सल को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या जनरेट होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। स्लिप रिंग्स का यूज़ हुआ है और इसमें ब्रशेस का यूज़ हुआ है, और हमें जो करंट मिलता है वो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और डीसी जनरेटर है, इसमें हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। वर्किंग जो हमारा डायग्राम है एसी जनरेटर का और डीसी जनरेटर का सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं हमारी एसी जनरेटर के अंदर, उसमें लगा रहता है हमारा कम्यूटेटर मतलब स्प्लिट रिंग्स। ये रहा हमारा डायग्राम, एक कॉइल है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है और ब्रशेस से कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम है बस करंट डिटेक्ट करना। जब इस कॉइल को हम घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो क्या जनरेट होगा, हमारा करंट जनरेट होगा और यूनी डायरेक्शनल करंट होगा हमारा।
व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अगर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब प्लास्टिक इंसुलेशन है हमारा लिव वायर का और न्यूट्रल वायर का टॉर्न हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो दोनों वायर के जो कंडक्टिंग पार्ट हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो लिव वायर और न्यूट्रल वायर के टच होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होता है। जो करंट पास होता है, सर्किट जो बनता है इन वायर्स में, वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है और क्यों ज़रूरी है? अर्थ का नेसेसरी अप्लाइंस। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो मेटल बॉडी है इलेक्ट्रिक डिवाइस की, वो अर्थ करते हैं उसे। तो एक वायर होती है अर्थ वायर, वो यूज़ की जाती है कनेक्ट करते हैं उसे हम मेटल बॉडी से इलेक्ट्रिक डिवाइस की अर्थ के ज़ीरो पोटेंशियल पर। घर के अंदर क्या होता है, हमारी 3 वायर्स होती हैं, एक लिव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है। ये 3 पिन प्लग में लगती है और जो एक एंड है हमारे अर्थ वायर का वो डिवाइस से कनेक्ट रहता है हमारे, और अदर एंड है वो उसे हम अर्थ मतलब अर्थ के थ्रू छोड़ देते हैं, मतलब ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, मतलब 3 पिन प्लग में लगता है बेसिकली जो हमारी अर्थ वायर है। और जो न्यूट्रल वायर है और अर्थ कनेक्शन है वो हाई करंट कैरी करता है और हमें शॉक से बचा लेता है।